सभी दर्शकों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं आपको हिंदी में बोल देती हूँ, मैं री एडिट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ एक जनरेटर की बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और मैं तो बात कर रही थी बंगाली में। तो हम लोग इस पहाड़ की इस तरफ से उस तरफ गए हुए थे जिप लाइन में और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनको लगा था कि मेरी बीवी शायद उधर जाके उधर ही रुक जाएगी, आ नहीं पाएगी। तो इनको गलतफहमी मैंने दूर कर दिया है। मैं उस पार भी गई थी और वहाँ से लौटी भी हूँ। देखिए मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जो हमने मनाली में ब्यास रिवर के सामने शुरू किया था। अब हम जा रहे हैं अटल रोहतांग टनल। ये जो बर्फीला पहाड़ देख रहे हैं ना आप दूर, यही हमारी डेस्टिनेशन है। चलिए मेरे साथ। दूर एक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इस हेलीकॉप्टर की भी सवारी होती है। पूरी जगह की ऊपर से आप देख सकते हो इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए। यहाँ पे तो और भी सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह होता रहता है। हमने इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं क्योंकि देखिए -13 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टनल ये अटल रोहतांग टनल नहीं है। ये ऊपर एक टनल जैसा ही किया हुआ है ताकि जब ठंड का मौसम में बर्फ़बारी होती है रास्ता बंद ना हो जाए, इस वजह से ये छोटे छोटे टनल्स बनाया गया है। और ये सारे रास्ते जो है ये न्यूली मेड है, बिल्कुल नया बनाया गया है। पहले शिशु जाने के लिए बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था। अब अटल रोहतांग टनल की वजह से वो रास्ता बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस का हो गया है। अटल रोहतांग टनल 9 किलोमीटर की है। 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है वो, 15 मिनट लगता है। बर्फ़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। यकीन मानिए मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बर्फ़ ऐसे ही गिरा पड़ा है, धूल के जैसा। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग मनाली से पहले जाएंगे सोलांग वैली, उसके बाद हम जाएंगे शिशु। अटल रोहतांग टनल के आगे है शिशु, उसके आगे है केलोंग और इसी रास्ते से आप जा सकते हो लेह लद्दाख में। आपको बर्फ़ में जो एक्टिविटी करना होता है, जो लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं उनके लिए एक पैरासूट मटेरियल से बना हुआ एक फुल कवरेज एक बॉडी वेयर आता है, वो हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि इस समय कोविड के चक्कर में ये सब ड्रेसेस पहनना मुझे सही नहीं लगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसी ड्रेस को पहन के भी इस एक्टिविटी पार्ट्स में जितना भी एक्टिविटी यहाँ होता है वो आप कर सकते हो। पैसे थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज करते हैं ये लोग, 2500-3000 ऐसा लेते हैं। 3-4 लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ज़्यादा लेते हैं। खैर इनकी ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपेयर होके आइएगा अपना। और एक बूट्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं रेंट में 100 रुपये लगते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें कि बर्फ़ में खेलने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, हम कैसे खेलेंगे। और सच बताती हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था कभी बर्फ़ में। जब हम बर्फ़ के बीचों बीच चले गए थे, मैं तो वहाँ जाके सो भी गई थी, तो मेरे कपड़े बिल्कुल भी इतना गीला नहीं हुआ और ना ही मुझे फील हो रहा था कि हम लोग कपड़े गीले हो गए, वो सूख नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। क्योंकि बर्फ़ में जब आप चले जाते हो ना तब आपको ठंडक बिल्कुल महसूस नहीं होता है। देखिए दूर लोग कितने मज़े ले रहे हैं। अच्छा एक बात और है, जब ठंड के मौसम आ जाता है ना, हम लोग जा रहे अभी 2 जनवरी है तो इतनी भीड़ यहाँ है नहीं और बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ है भी नहीं, तो इस वजह से हम लोग आसानी से इस रास्ते से जा पा रहे हैं। परसों मतलब 31 दिसंबर को ये रास्ता बंद हो गया था, फिर इस रास्ते की सफाई कर दिया गया, बड़े बड़े क्रेन से इस बर्फ़ को हटाया गया, फिर ये रास्ता दोबारा खुल गया। जैसे जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरते हैं तो रास्ता बंद रहता है। सिर्फ जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलाउड होते हैं, बाकी सिविलियंस के लिए नहीं।
तो आते समय आप लोग थोड़ा सा इसकी इंक्वायरी कर लेना कि रास्ता खुला है या नहीं। रास्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है और बीचों बीच आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टनल्स देख पाओगे। ये टनल्स इसलिए बनाया गया है ताकि ऊपर से अगर कभी भी बर्फ़ की जो स्लाइड्स गिर जाते हैं या कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, रास्ता कभी बंद ना हो। अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली। और एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप टूरिस्ट्स हैं तो ज़रूर सैटरडे संडे को अवॉइड करिए, क्योंकि सैटरडे संडे रास्ता बहुत ही ट्रैफिक जाम से भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है और आपको शीशु या सोलांग वैली में आते आते ही मतलब 4-5 घंटा लग ही जाएगा। ये जो सामने आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये सोलांग वैली की ट्रैफिक है। सोलांग वैली के बाद आपको रास्ता फिर से बिल्कुल खाली मिलेगा, उतना भीड़ वहाँ होती नहीं है। जैसे हम लोग अब आज है मंडे, तो इतना भीड़ यहाँ रश यहाँ था नहीं। ये बहुत सारे पार्किंग प्लेसेस है यहाँ। मुझे सोलांग वैली बिल्कुल पसंद नहीं आए, बहुत ही मतलब टूरिस्ट के वजह से बहुत भीड़ थी। और जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ में जो सफ़ेदपन जो था, मतलब एकदम सफ़ेद वाला बर्फ़ वहाँ हमें मिला नहीं, सारे गंदगी से भरे पड़े थे। तो सोलांग वैली में हम बिल्कुल नहीं रुके, हम आगे बढ़े शीशु की तरफ। तो ये शीशु जाने का प्लान हमारा नहीं था। जो हमारे ड्राइवर जी थे उन्होंने बताया कि मैम शीशु चलिए, वहाँ और भी आपको मज़ा आएगा। तो अभी हम जा ही रहे हैं। ऊपर देखिए सारे पेड़ पौधे ऐसे ही चुपचाप खड़े हुए हैं भूत की तरह, और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा और बर्फ़ ही बर्फ़ ऐसे गिरा हुआ है जैसे रेत गिरे रहते हैं ना रेगिस्तान में, बिल्कुल वैसा ही सिनारी है। देखिए मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। मेरे साथ में जो मेरे हस्बैंड और बेटी थी वो तो बिल्कुल चुप हो गए। कि मेरे हस्बैंड खैर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे समय बिता चुके हैं, तो उनके लिए ये बर्फ़ कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है नहीं। वो तो रहते थे, जब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास किया था, ख़त्म किया था, तब उन्हें जॉब मिला था अरुणाचल की तवांग में, और वहाँ ऐसे इससे भी ज़्यादा बर्फ़ उन्होंने देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी। उन्होंने मतलब 2 साल की ज़िंदगी उन्होंने वहीं पे बिताए थे, तो उनको ये पसंद नहीं आता है, पहाड़ या बर्फ़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। टूरिस्ट इसीलिए हम लोगों को पसंद आता है कि हम 1 या 2 दिन के लिए इन सब जगहों में घूमने आते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी समस्या होती है इन सब इलाकों में रहने के लिए। बहुत सारे समस्याएं होती है। पर हाँ, 2-3 दिन टूरिस्ट प्लेस विज़िट करने के लिए ये सब जगह तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं प्लेन लैंड्स में, वहाँ तो हर समय कामों में बिज़ी रहते हैं। ऐसी बर्फ़ आप कहाँ देख पाओगे शहरों में। ये साथ के साथ इस जो आप नीचे जो जगह दिख रहा है ना, ये ब्यास रिवर है। और पहाड़ों वाली मैगी किस किस ने खाई है? यहाँ एक मैगी का कीमत होता है 50 रुपीज़, प्लेन मैगी। और अगर आप मक्खन के साथ, चीज़ के साथ खाना चाहते हो तो उसका प्राइस 120, कोई लेता है 140, बट रेट सबका एक ही सेम है। हाँ, एक बात और है, आप पानी का बोतल ज़रूर यहाँ पे कैरी कर लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे ना, पानी का बोतल की कीमत ज़्यादा हो जाती है। देखिए ना बर्फ़ कैसे गिरा हुआ है। मेरा मन था कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ रुक के शूटिंग वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करूँ, पर दिया ही नहीं मुझे मौका। इन्होंने बोला कि नहीं चलो जल्दी चलो। हर समय भगाते हुए रहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने बाइक में जाओ या खुद यहीं पे 2-3 घंटा चुपचाप बैठे रहो, तब जाके आता है मज़ा। मेरा तो मन हो रहा था कि मैं हिमालय की किसी जगह पे आके चुपचाप बैठ के कभी एकांत में रहना पसंद करूँगी। अच्छा, अब मैं और एक बात शेयर कर देती हूँ। मैंने देखा कि यहाँ जो आर्मी के क्या बोलते हैं इनको, छावनी, हाँ, जहाँ पे कैंटोनमेंट टाइप का ये था, तो यहाँ पे आर्मी इसकी बहुत ज़्यादा पहरा होता है। और बॉर्डर और आर्मी दोनों का यहाँ पे एक होता है, इसको
क्या ये लोग कहते हैं, BRO इनके नाम से जाना जाता है। और ये पूरी एरिया उन्हीं के ऊपर, मतलब यही सब देखभाल करते रहते हैं। पहाड़ दूर से पास आ रहे थे, एकदम लग रहा था कि, मैं एक सच बताती हूँ आपको, आपने चांद को तो देखा होगा ना, चांद को हम दूर से देखते हैं, एकदम सफ़ेद चांद। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चांद पे चली गई हूँ, चारों ओर सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद, उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पहाड़ी, थोड़ी थोड़ी पेड़ पौधे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में चांद में पहुंच गई हूँ, एकदम सफ़ेद वाला सब कुछ, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। ये हम पहुंच गए हैं अटल टनल, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट टनल। इसको देखते ही मेरे मन में इतना खुशी हुआ कि क्या बताओ, कि चलो वर्ल्ड का कुछ बेस्ट चीज़ के सामने तो हम आ गए हैं जो इंडिया का है। हाँ, तो इसी गेट के उस पार है टनल। ये 9 किलोमीटर की टनल है, 15 मिनट की मतलब टाइम लगता है इसको। और स्पीड बिल्कुल सेम रखना है आपको, ना आप ज़्यादा स्पीड से जा सकते हो ना कम स्पीड से, बिल्कुल सेम स्पीड में आपको चलना है। यहाँ पे जगह जगह पे कैमरा लगा हुआ है, अगर आपने ज़्यादा भी, ज़रा सी भी ज़्यादा स्पीड कर दिया तो आपको नेक्स्ट टनल के उस पार में पकड़ा जाएगा। सो आपको एक ही स्पीड से चलना पड़ता है। पहले पहले तो बहुत खुशी हो रही थी कि अच्छा इस टनल के अंदर उससे हम जा रहे हैं। और सच बात है, टनल के ऊपर मतलब विश्व के कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत ऊपर है। मतलब इस टनल की क्षमता तो देखिए, बनाने की तकनीक तो सोचिए कि इस टनल के ऊपर कितने भारी, कितने बड़े बड़े पहाड़ ऊपर स्थित हुआ है। और इस टनल उसी पहाड़ी के बीचों बीच से गुजरता हुआ जा रहा है। इट्स अ ग्रेट क्रिएशन, मतलब जिन्होंने भी इन चीज़ों को बनाया है, जिन लोगों ने, हाँ मतलब जिन्होंने इसको सोचा है, और इम्प्लीमेंट करने वालों की तो क्या बात करें, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उनको तो शत शत प्रणाम, कि कैसे किया है इस मतलब आश्चर्यजनक काम को इन्होंने कैसे अंजाम दिया है। यही होते हैं हम ना, किसी चीज़ को जब प्राप्त कर लेते हैं हम भूल जाते हैं पीछे की कहानी। तो अभी भी इस टनल के आसपास की जगहों में काम चल रहा है, काम जारी है। मैंने बहुत सारे कामगारों को देखा है, इतने ठंड में वो भी काम कर रहे हैं। वो दूर नॉर्थ पोल है, ये अभी साउथ पोल से आपकी एंट्री होती है और नॉर्थ पोल से आप निकलते हो। ये आप देख रहे हो एक नदी, ये है वो ब्यास रिवर। मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो मुझे कोई कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़। मैंने इसका नाम पूछा था ड्राइवर साहब से, बट वो बता नहीं पाए। ये सतलुज या ब्यास में से किसी एक का कोई एक होगा। तो ये है वो कामगार जो मैंने आपको बताया था ना, इतने ठंड में भी ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं और इस सड़क को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बर्फीले रास्ते में गाड़ी चलाना जोखिम भरा काम है। क्यों बता देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ मैं तो गाड़ी चलाना नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर एक जगह में गाड़ी चलाने की एक तकनीक होती है। एक तकनीक अगर आपका सही है तो आप एकदम आसानी से निकल सकते हो। यहाँ पे आपको हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है और जो ऊपर चढ़ते हैं ना उनको आपको साइड देना पड़ता है। ये पहाड़ी रास्ते का रूल है। स्पीड बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखना है। 20 या 30 किलोमीटर तो मैक्स, मतलब इतना में ही आपको चलाना सही है। और जो पहाड़ के लोग हैं अगर वो चलाते हैं 40-50 के स्पीड में, वो तो मास्टर है, बट फिर भी चलाना नहीं चाहिए क्योंकि कदम कदम पे यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। एक भी फिसलन आपने कुछ भी इधर उधर किया तो सीधा आप किसी पहाड़ से टकराओगे या तो नीचे खाई में गिर जाओगे। इससे अच्छा ये है कि आराम से चलाओ,
नज़ारे को देखते हुए चलाओ। और अगर आप अपना व्हीकल्स लाते हैं तो ध्यान से चला के आइएगा, सुरक्षित आपको घर में वापस भी जाना है, याद रखिए। और ड्राइवर साहब भी, अगर आप किसी ड्राइवर को या कोई गाड़ी हायर करते हो लोकल, तो उनको भी थोड़ा बोल दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ये लोग मोबाइल्स भी यूज़ करते हैं। टेल देम कि आपको मोबाइल इस समय यूज़ नहीं करना है भैया, आप हमारी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। तो हमारे ड्राइवर जो है वो ऑल्टो चला रहे हैं, हम लोग ऑल्टो में हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऑल्टो इतनी बड़ी हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंच पाएगा। पर हाँ, यही होता है ना, अगर ड्राइवर अच्छा है, अपने सही मतलब आप अगर सही करते हो सब कुछ, तो आप डेस्टिनेशन में अपने ट्रेवलर्स को ज़रूर पहुंचा देते हो। तो अब हम आ गए हैं शिशु। কেমন লাগছে রে? ভালো। এ আমার জুতোটা দেখ, এগুলো পরে মিস্ত্রিরা কাজ করে, এগুলো কিন্তু মিস্ত্রিরা এই যে গামবুট পরে এই যে রাস্তায় পিচ ঢালে, পিচ। তোমার জুতোতে তুমি পরবে না, আমাদের তো একটু রিস্কি আছে। এই নদীর পাশে যাবে, এটা তো ইয়েতে করে যেতে হবে, ওই যে জিপ লাইন কর, जिप लाइन कर। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या किया जाए, नदी के उस पार कैसे जाए। ये है वो रास्ता जहाँ से हमें उस पार जाना है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है ये ज़िप लाइन। मेरी बेटी ने बहुत बार कर चुकी है, वो स्कूल के साथ जब भी कोई पिकनिक वगैरह में जाती थी तो वो ये ज़िप लाइन हमेशा करती है, बट मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। और मैंने जो जूते पहने हुए हैं ना, वो इतने मज़ेदार जूते हैं, मैं क्या बताऊँ। वो जो कामगार होते हैं ना, जो रास्ता बनाता है, पीच वगैरह बनाते हैं, उनके जैसा गमबूट है मेरे पास। तो यहाँ से टिकट लिया जा रहा था और टिकट की कीमत है 500 रुपीज़ ईच। तो ये इस नदी के उस किनारे में हमें पहुंचना है ज़िप लाइन के ज़रिए। हमने तो साहस करके 3 टिकट ले लिया है और ज़िंदगी में पहली बार मैं जाऊंगी उस पार, नदी के उस पार ज़िप लाइन में। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसे जाऊंगी पता क्या, क्रॉस फिंगर। हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, आप देख रहे हैं। मैं वीडियो तो बाद में ही कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम ओके, बिल्कुल सही हूँ मैं। नदी के इस पार से उस पार जो भी जा रहा था उधर ही वो रुक रहा था, फोटो सेशन करते करते टाइम ही निकाल दे रहा था। तो हमें हमारी टर्न आते आते हमें आधा घंटा लग गया। अब यही सारे ताम जाम हमें पहनना पड़ेगा। इसके बाद हम सीधा पहुँच गए हैं। हाँ, हम इस पार आ चुके हैं। मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं शूट कर रही हूँ और बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं जिप लाइन में आ सकती हूँ नदी के इस पार, तो कोई भी आ सकता है। मुझे देखते हुए कुछ और लड़के जो थे, इस लड़के ने कहा कि मैम मेरा एक फ़ोटो खींच दीजिए, तो मैंने उसका फ़ोटो खींच दिया। तो मुझे देखते हुए जो लड़के थे ना, जो आने में डर रहे थे, तो वो साहस जुटा पाए। अरे आंटी जा रही है तो हम भी कर सकते हैं। একটু আস্তে আস্তে যাও। এটা ধরে নাও, এটা হাতে নিয়ে নাও। আয় আয়, তোমার কত টাইম কমে আও না গো। কি রে, কেমন লাগছে? দুর্দান্ত। আমার এই শিকলটা তুলে দে তো, হাতে ঢিলা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ধরে রাখতে হয়। তোমাদেরকে অবিশ্বাস্য লাগছে?
আমি যে চলে আসলাম এই পরে। এরকম তো স্বপ্ন ছিল। জামা কাপড় ভিজে যাবে, উঠে যা উঠে যা উঠে যা। স্নোম্যান বানা তাড়াতাড়ি। ও হলো ড্রেস পরে এসছে, আমরা ড্রেস পরে আসি, জামা কাপড় ভিজে যাবে, জামা ভিজে যায়। जिप लाइन के जरिए उस पार गए थे नदी के और फिर वापस दोबारा आ गए हैं जिप लाइन में, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, ज़रूर करिए मेरी तरह अगर कोई है। एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा है, सुनिए तो वो गाना और बोलिए तो किस मूवी का है। दूर से फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा सपना आज पूरा हो गया है और मैंने अपने सपने को 1 घंटे में जी लिया है। अगर ऐसा ही किसी का सपना है तो आप भी उस सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दीजिए। थैंक यू टू माय बिलवेड हस्बैंड, उन्हीं के वजह से आज मेरा ये सपना पूरा हो चुका। ओह, सब समय भाबताम जे ওই বরফের পাহাড়ের চূড়ায় কবে পৌঁছাতে পারবো, বা চূড়ায় তো পৌঁছানো সহজ কথা না, মানে মোটামুটি এমন কোন জায়গায় পৌঁছাতে পারলে আমি বরফ পাবো। তো আজকে সেই স্বপ্ন সত্যি পূরণ হয়ে গেছে। আমার পেছনে শুধুই আমি এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তার চারিদিকে বরফ, গাছের নিচে বরফ, মানে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বরফ নেই। শুধু আমার একটা জিনিস খারাপ লাগলো যে এখানে এত মানুষ আসে কিন্তু প্রকৃতিকে বাঁচানোর দায়িত্ব কিন্তু কেউ নেয় না। মানে আমরা যে প্রকৃতিকে দেখতে আসছি, যেই প্রকৃতির সৌন্দর্য ভোগ করতে এসছি, সেই প্রকৃতিকে কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি। কেন না, আমাদের খিদে পায়, ম্যাগি খাচ্ছি, চিপস খাচ্ছি, তারপরে থামস আপ খাচ্ছি, কেউ কেউ আবার মদ্যপানও করে। তো সেই সমস্ত কিছু নোংরা আবর্জনা তারা পাহাড়ের গায়ে ফেলে রেখে চলে যায়। এটা কি উচিত? এই সৌন্দর্য তো থাকবে না। তার কারণ এইভাবে যদি দীর্ঘদিন এরকম চলতে থাকে তাহলে অবশিষ্ট আর মনে হয় না আর কিছু থাকবে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য। আমাদের উচিত আমাদের যে প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম, তার জন্য এই উপহার রেখে যাওয়া, সংরক্ষিত করা। আমার সবার কাছেই একটাই রিকোয়েস্ট, যেখানেই ঘুরতে যান না কেন প্লিজ একটু খেয়াল রাখবেন যেন নোংরা আবর্জনাগুলো নির্দিষ্ট যে ডাস্টবিন থাকবে সেই ডাস্টবিনে ফেলবেন। এটা আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট। তাহলে আমাদের প্রকৃতিও সুন্দর থাকবে, আপনার ওই জায়গাটা দেখতেও ভালো লাগবে। আশা করছি আমার এই কথায় যারা আগামী দিনে কোথাও ঘুরতে যাবেন তারা নিশ্চয়ই এই কথাটা মাথায় রাখবেন এবং আমার মতন আপনারাও চেষ্টা চালাবেন যাতে অন্য কেউ যেন এই প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেটাকে নষ্ট না করতে পারে।